हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, अब जैसा कि आपको पता ही है कि आरआरबी ग्रुप डी की जो आरआरसी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आई चुकी है। फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो अभी आपके पास लगभग 2 महीने हैं। तो 2 महीने में आप जो अभी एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छा कर सकते हैं वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। और रिवीजन के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, वो होता है कि आप प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर सेट्स हैं, उनको लगाएं। तो इसी में आपकी हेल्प हो सके इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की ये सीरीज। और आज जो हम आपको सॉल्व करवाएंगे वो है 22 सितंबर 2018 को जो आपका पेपर हुआ था, उसकी शिफ्ट 2 के जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि मैथ एक ऐसा सेक्शन होता है, मैथ और रीजनिंग के, इनमें आपको नंबर आराम से मिल जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं आता है और आप एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन में हमसे कहा है कि वरुण 48 किलोमीटर की गति से जब कहीं जाता है तो अपनी डेस्टिनेशन पर वो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जब वो 42 किलोमीटर की गति से जाता है तो 1 मिनट लेट पहुंचता है। तो हमसे कहा है कि डिस्टेंस क्या था जो वरुण ने, मतलब वरुण कितनी दूर गया था, मतलब उसके जो यहाँ से वो चला था वहाँ से डेस्टिनेशन कितनी दूर थी। तो चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पर हम देखें तो अगर जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम और स्पीड जो है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो ये स्पीड कम होगी और स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर जैसा कि हमें दिया है कि पहले 48 स्पीड थी, फिर 42 थी। तो जब 48 थी तब ये 2 मिनट पहले पहुंचता था, और जब 42 किलोमीटर स्पीड हो गई तब ये 1 मिनट लेट पहुंचा। तो ये स्पीड है और ये टाइम है। अगर हम यहाँ देखें इनको, अगर हम रेशियो में डिवाइड कर लें इस तरह से, तो ये हमारा 6 से जाएगा 8 बार और ये जाएगा 7 बार। तो 8:7, और 8:7 जब 8:7 इसकी स्पीड का रेशियो था तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती हैं तो ये हो जाएगा 7:8। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमसे पूछा उसने डिस्टेंस कितना कवर किया था। तो अगर हम यहाँ टाइम में देखें तो एक रेशियो का अंतर आ रहा है, जबकि यहाँ में एक्चुअल में कितना दिया है, ये 2 मिनट पहले और 1 मिनट बाद। 2 मिनट पहले और 1 मिनट बाद, यानी 3 मिनट का अंतर आ रहा है यहाँ पर। और जबकि यहाँ में दिया है एक रेशियो, यानी एक रेशियो जो है ये 3 मिनट के बराबर है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि पहले हमारा जो टाइम लगता था वो 7 मिनट लग रहा था, 7 रेशियो लग रहा था। 1:3 के बराबर है तो 7 रेशियो हो गया 21 के बराबर, यानी 21 मिनट। 21 मिनट यानी 21 मिनट उसे लगते थे कब, जब वो 48 किलोमीटर की गति से चलता था। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। दूरी कितनी, दूरी हमें पता, तो हमें यहाँ निकालनी है दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमारा कितना है 21 मिनट। इसको हम घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो ये 12×4 48, 12×5 60। तो अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 21×4 84/5। और यहाँ से 5×1 5, 3 यहाँ, 5×6 30, और 4, 5×8 40। यानी हमारी जो दूरी कवर की थी उसने वो थी 16.8 किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर किसी क्यूब के एज को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका जो आयतन है वो 988 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो हमसे कहा है कि उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी प्रत्येक किनारे की। तो हम जानते हैं कि इसका जो सूत्र होता है क्यूब के लिए वो होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, तो हम मानते हैं पहले भुजा अगर x थी तब इसका आयतन क्या होगा, तब इसका आयतन होगा x3। अब जब इसको 4 बढ़ा दिया यानी x+4 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x+4 का क्यूब। और हमें दिया है कि इंक्रीज कितना हुआ है 988, यानी x+4 के क्यूब में से अगर हम x का क्यूब घटा दें तो यह आ रहा है 988। चलिए इसे हल करके देखते हैं। तो इसका हमारा सूत्र होता है a³ + b³ यानी 4 का क्यूब हो जाएगा,
बी क्यूब प्लस 3ab यानी 3 गुणा x गुणा 4 प्लस a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी, प्लस नहीं होगा बीच में, और ये 988 के बराबर है। तो यहाँ से एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कट ही जाएगा, 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64, प्लस यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12x, और ये x प्लस 4 बराबर 988। इसे आगे हल करेंगे तो ये 64 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48 x बराबर 988। तो 12x स्क्वायर प्लस 48x, और यहाँ 988 को जब हम इधर लाएंगे तो ये बचेगा 924, ये 924 हो जाएगा माइनस का। अब इसमें 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77। तो अब यहाँ से द्विघात समीकरण बन गया, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, 77 के गुणनखंड करने हैं जिनका जो घटाने पर है वो 4 आया। तो हम जानते हैं कि इसके गुणनखंड एक ही हो सकते हैं, 11 गुणा 7। तो यानी x का मान यहाँ से 11 आएगा और 7 आएगा। तो 11 हमें यहाँ कहीं दिया नहीं है, हमें ऑप्शन में दिया है केवल 7। x का मान 7 आएगा, यानी हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमसे कहा है 250 का 45% कितना होता है। तो देखते हैं 250 का 45%, ये घटा देते हैं, ये 5 से 2 बार, ये 5 से 5 बार, यानी ये कितना हो गया, ये 45 पंजे होता है 225/2, 225/2 हो जाता है 112.5। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इसमें हमसे कहा है कि जो सैंड, इसी मिक्सचर में सैंड यानी बालू और ग्रेवल यानी बजरी का जो मिक्सचर है वो 17:9 है, और हमसे कहा है कि जो ग्रेवल और सीमेंट यानी बजरी और सीमेंट का जो अनुपात है वो 6:17 है। तो हमसे कहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सैंड टू द सीमेंट, यानी सैंड का सीमेंट से रेशियो क्या है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा सैंड हो गया, ये हमारा ग्रेवल हो गया, और ये सीमेंट। पहले हमारा सैंड और ग्रेवल का कितना है, ये है 17:9, और ग्रेवल और सीमेंट का है 6:17। तो यहाँ ग्रेवल हमें अलग अलग मिला है, तो हम इसको बराबर कर लें तो हमारे बाकी अनुपात भी हमें बराबर होकर मिल जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं और यहाँ पर 3 से, क्योंकि तभी ये बराबर होंगे। तो फिर यहाँ भी 2 से होगा और यहाँ भी 3 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 34। ग्रेवल यहाँ पर हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 17 तिया 51। और हमसे पूछा गया है कि रेशियो हमसे पूछा है सैंड और सीमेंट का। तो सैंड 34 हो गई, सीमेंट हो गया हमारा 51, यानी 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, यानी 2:3। तो ये हमारा अनुपात आ गया। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि सुरीश अभी 25 साल का है, जबकि उसका कजिन जो है ये 7 साल का है। अब हमसे कहा है कि कितने साल बाद सुरीश की एज जो है वो अपने कजिन से 2.5 गुना हो जाएगी। तो अगर हम देखें, सुरीश 25 का है, कजिन 7 का है, तो अगर हम मान लें कि इनकी 1 साल बाद ऐसा होगा कि सुरीश की उम्र कजिन की 2.5 गुना हो जाएगी, यानी कि x वर्ष बाद, यानी 25 में अगर हम x जोड़ दें तो ये किसके बराबर होगा कि हम 7 में x जोड़ दें और ये 2.5 गुना, यानी अगर हम कजिन की एज को 2.5 गुना कर दें तो सुरीश के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हल करते हैं इस तरह से। ये हो गया 7 दूनी 14, यानी 17.5 प्लस 2.5 x। अब यहाँ से हम देखते हैं x को एक तरफ ले आते हैं तो ये माइनस का होकर 1.5 x, और यहाँ से ये हो जाएगा 7.5 x, यानी x बराबर यहाँ से आ गया 5, यानी 5 साल बाद ऐसा होगा कि सुरीश की उम्र उसकी 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि किसी आइटम को 999 रुपये में बेचा गया तो रोशेल को 26% की हानि हुई। तो जो आइटम था उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, यानी अगर उसका कॉस्ट प्राइस हम मान लें 100 रुपये था, 26% लॉस पर बेचा गया, यानी 26% लॉस पर जब वो बेचा गया तो कितना ये बेचा 74 रुपये में। अगर 100 रुपये उसका था और 74 की वैल्यू हमें यहाँ कितनी दी गई है, ये दी गई है 999। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू।
तो देखते हैं इसको यहाँ से। इसको हम देखते हैं काट के किससे कटेगा। 2 से इसे काटते हैं तो ये जाएगा हमारा 37 बार और ये 2 से 50 बार। तो यहाँ पर ये 37 बार चला गया। अब 37 से अगर हम 999 को काटें तो जाएगा 37 नहीं 74 और 27 गुणा 50 यानी ये हो जाएगा हमारा 1350। यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 1350 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमें ये दिया है 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये है। और हमसे कहा है कि जो x है यानी कोण है वो 0 से 90 के बीच में है तो x का मान क्या होगा। हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं 0.75 जो है 0.75 इसका मान क्या होता है। ये होता है 3/4 यानी माइनस का 3/4। तो हम एक काम करते हैं सीधा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का 3/4। तो यहाँ 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का 3/4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 5 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 3/4। और यहाँ पर हम 3 को इधर ले आए, ये माइनस का 3 तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ 4 तो ये माइनस 3 और ये हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस का 12 यानी यहाँ जो बन जाएगा माइनस का 15/4। माइनस का 15/4 और ये 5 यहाँ पर है तो 5 से हम इसे 3 बार काट देंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4। और साइन स्क्वायर एक्स 3/4 कहाँ होता है नहीं, तो यहाँ से सॉरी साइन एक्स की वैल्यू निकाल लें तो ये हो गई √3/2। तो ये कब होता है, ये होता है साइन 60 का मान। साइन 60 का मान होता है ये, यानी एक्स बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, ऐसे यहीं पे देखते हैं कितना होगा। ये 19/44 में से अगर हम 20 को घटाएंगे तो ये 24 और ये 25 यानी माइनस का 25। 39 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई। इसको देखते हैं तो यहाँ पर पहले हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -12, ये माइनस माइनस का +4 तो यहाँ से आएगा -8 यानी 64 डिवाइड बाई -8 यानी -8। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में हमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस ax + 9 बराबर ax स्क्वायर + 2x + 5। हमसे कहा हैज ओनली वन सॉल्यूशन रिपीटेड सॉल्यूशन देन द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ a इज, यानी a की मान हमें निकालना है। तो चलिए करते हैं 3x स्क्वायर माइनस ax + 9 बराबर ax स्क्वायर + 2x + 5। तो यहाँ से इसे ले आते हैं इधर 3x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर माइनस ax माइनस 2x + 9 माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 3 माइनस a, यहाँ से x लेंगे तो माइनस का x लेंगे तो a + 2 और यहाँ बचेगा प्लस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हमारी बन गई। अब हम जानते हैं कि जब हमारे जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, हम जानते हैं जब हमसे कहा है कि जब इस समीकरण का केवल एक सॉल्यूशन है, यहाँ हमसे कहा है एक सॉल्यूशन है, तब एक सॉल्यूशन होता है यानी कि हमारे रूट्स बराबर होंगे। और जब रूट्स बराबर होंगे तो b² - 4ac बराबर होता है 0 के। तो चलिए अब इसमें इक्वेशन में रख के देखते हैं। b² हमारा यहाँ से हो गया क्या, तो चलिए इसमें मान रखते हैं। मान हो जाएगा यहाँ पे b का मान है ये a + 2 तो b² होता है तो इसके लिए ये -a + 2 b² - 4 गुणा a की वैल्यू 3 - a इंटू सी, तो c का मान है 4। चलिए देखते हैं अब इसे। तो स्क्वायर में हम जानते हैं प्लस का ही हो जाता है और इसको खोल के हो जाएगा a² + 4 + 4a। यहाँ हो जाएगा ये 4 चौके 16 तिया 48 और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का 4 चौके 16a बराबर 0। तो ये हो गया a² + 20a
माइनस का 44 बराबर 0। तो अब इसको हल करेंगे तो हम जानते हैं इसके गुणनखंड जो होंगे ये होंगे 22 दूनी 44 यानी 22, क्योंकि जो हमें देखने हैं 44 के गुणनखंड ना घटाने पर 20 आए, तो हो गया 22 और 2। तो यहाँ से हमारा जो आंसर ए बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 2, क्योंकि 22 जो आएगा वो हमारा आएगा नेगेटिव और हमें देखना है यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ए बराबर आता है 2। और हमें पता क्या करना था, हमें यही पता करना था। हम इसे चेक करने के लिए इक्वेशन बना के भी देख सकते हैं, अगर चाहें तो हम ए का मान यहाँ पर रख के देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर, ए का मान यहाँ एक्स स्क्वायर, ए का मान 2 है, यहाँ पर 3 माइनस 2 यानी एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा माइनस, और यहाँ पर 2 और 2 4 माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। और जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं कि 4 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर 2 आए तो 2 और 2 होते हैं, यानी यहाँ से भी x का मान 2 आएगा। तो हमारा a का मान 2 बिल्कुल सही है और ये हमारा दिया है ऑप्शन डी में। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमसे कहा है द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज फिफ्थ ऑफ द, अगला प्रश्न दिया है, इसमें हमसे कहा है कि एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज। तो हमसे कहा है कि ट्राइंगल का जो बेस है यानी आधार है ये पैरेललोग्राम के आधार का 1/5 है, 1/5 है। चलिए इसे चित्र से समझते हैं। ये पैरेललोग्राम है और ये एक ट्राइंगल है। तो अगर हम मान लें कि इसका बेस ये b है तो ये हो गया 5b, और हमसे कहा है कि इनका जो एरिया है वो बराबर है। तो हमसे कहा है कि इनकी हाइट का रेशियो क्या होगा, हाइट का रेशियो यानी इसकी जो हाइट हम मान लें h1 और इसकी मान लें h2, तो इनका रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, और इसका पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू हाइट यानी 5b इंटू h1। तो यहाँ से हम देखते हैं जबकि एरिया इनके बराबर दिए हैं तो इसको हम इस प्रकार रखेंगे 5b इंटू h1 बराबर हाफ इंटू b इंटू h2। तो ये b से b कट गया, तो h1 अपॉन h2 यहाँ से आएगा हमारा 1/10। यानी इनका जो हमसे रेशियो पूछा है कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम की हाइट, तो ट्राइंगल की हाइट हमने क्या मानी थी h2, तो यानी ये हो जाएगा 10:1। अगर पैरेललोग्राम से ट्राइंगल होता तो 1:10 होता। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा है कि एरिया ऑफ ए सर्कम सर्किल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन एज 2 सेंटीमीटर एंड दिस। यानी हमसे कहा है कि एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एक सर्कम सर्किल है, ये सर्कम सर्किल यानी परिवृत्त, और राइट एंगल ट्राइंगल की हमें साइड दी गई हैं 2 √3 और ये 4। तो हमसे पूछा है कि एरिया क्या होगा इसके सर्कम सर्किल का। तो हम जानते हैं कि सर्कम सर्किल जो होता है उसकी जो त्रिज्या होती है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में वो इसके कर्ण की आधी होती है, यानी ये कर्ण जो होता है ये इसका एक्चुअल में इसका व्यास होता है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 2। जब इसकी त्रिज्या 2 हो गई तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे कैसे, πr²। तो पाई यहाँ दी है, त्रिज्या इसकी 2 होती है, 2 का स्क्वायर होता है 4 यानी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया इसका एरिया। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे कहा कि 42% ऑफ एन एलॉय वाज सिल्वर, मतलब कोई मिश्र धातु उसमें 42% जो है वो चांदी है। हमसे कहा है कि अगर उस जो एलॉय है जो मिश्र धातु उसमें 147 ग्राम चांदी है तो उसमें मतलब पूरे के पूरे मिश्र धातु का वजन क्या होगा। तो हमें पता है कि 42% चांदी थी और 42% की वैल्यू कितनी दी है 147 ग्राम। तो हमें यहाँ निकालना है 100%, क्योंकि 100% ही तो पूरा मिश्र धातु होगा। तो यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से हम निकाल के इंटू 100। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं, इसे 2 से काटेंगे, ये 21, ये 50 और ये 21 से 7 बार, तो 5 7 35 यानी 350 ग्राम। वैसे हमें इतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी, हम सीधा ही बता सकते थे, क्योंकि जब हमें यहाँ दिया है 42 ग्राम 147 ग्राम 42% 147 ग्राम। और अगर हम यहाँ चेक करें
तो अगर 42 ग्राम 147 ग्राम है, यानी कि पूरा जो एलॉय होगा वो इसके दुगने से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 42% को अगर हम दोगुना करें 84%, तो उसी तरह 147 को अगर हम दोगुना करते हैं तो ये बनेगा लगभग 300 से थोड़ा सा कम। 300 से थोड़ा सा कम तो इसका 84% होता, लेकिन 100% इसका 300 से ऊपर ही होता, और 300 से ऊपर केवल एक ही आंसर हमें दिया है। अगर हम इसका जस्ट डबल भी कर देते 147 का, तो ये होता है 294, और 294 भी हमें यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा था, तो 100% तो इसका वैसे भी ज़्यादा ही होना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा है कि समर को ये किसी ट्रैवल पे जा रहा था, तो 8 दिन के सेल्स ड्राइव पर जा रहा था, मतलब कहीं बाहर जा रहा था 8 दिन के लिए, तो इसे कुछ रुपए दिए गए। लेकिन अब क्या हुआ कि वहाँ इसे 6 दिन और रुकना पड़ गया। जब 6 दिन और रुकना पड़ गया तो पैसे उतने ही थे, तो फिर उससे कहा कि इसका जो डेली एक्सपेंस है, डेली का जो अलाउंस है, वो 120 रुपये से कम हो गया। यानी प्रतिदिन जितना इसे दिया गया था उससे ये 120 रुपये कम ही खर्च कर सकता था। तो हमसे पूछा गया है कि शुरुआत में इसे कितना पैसा दिया गया था। तो हम एक काम करते हैं कि मानो इसे 8 दिन के लिए गया था, तो डेली के हिसाब से x रुपये दिए गए थे, तो 8 दिन के लिए कितने हो गए 8x। ठीक है, अब हमसे कहा 6 दिन और रुकना पड़ गया, तो इसका जो एवरेज है वो 120 रुपये कम हो गया। चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि टोटल पैसा हमारा कितना है 8x, लेकिन जब इसे 6 दिन और रुकना पड़ गया तो दिन कितने हो गए टोटल 14। तो एवरेज के लिए टोटल पैसों में हम दिन का भाग दे देंगे, और एवरेज हमारा कितना हो गया, पहला जो x था वो अब 120 रुपये से कम हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 14x माइनस 14 गुणे 120 हमारा हो जाता है ये 0.8 यानी 1680। ये इधर आ जाएगा 6x बराबर 1680, x बराबर 280, और टोटल मनी कितना था 8x, तो 280 गुणे 8, ये हो गया 2240 रुपये, और ये हमें दिया ऑप्शन डी में। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा सिंप्लीफिकेशन का, चलिए इसे अब हल करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, ये बचेगा हमारा 11, 2 से 22 भाग देंगे 11 का 33 में देंगे 3 का माइनस से 4 गुणा होगा तो -12। यहाँ पे ये माइनस के 5, पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि 5 का स्क्वायर है, ये माइनस के 5 का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे ये 25 होगा, लेकिन ये 25 माइनस का ही होगा, तो यहाँ से आ गया -37। तो अब 111 में माइनस के 37 से भाग देंगे तो आएगा -3, यानी ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये भी सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको हम करते हैं। पहले ये गुणा होगा 4 दूनी 8, तो यहाँ से बने 8, 7 में से 8 गया तो माइनस का 1, और माइनस के 1 का 8 से गुणा तो -1। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये जो है यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। -9894 -97 माइनस का 1/50, तो यहाँ से दशमलव हटाते यहाँ हटाते यहाँ 100 का गुणा कर देंगे। 97 से इसमें जाएगा 1 बार, फिर यहाँ 0, और फिर ये 2 बार 102। यहाँ भी 100 करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 102 और ये हो गया 2, तो यहाँ बचेगा 100/100, 100/100 यानी 1। तो आंसर हो गया हमारा बी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा है कि ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, यानी कोई ट्रेन है जो एक समान गति से चल रही है, ये उसी दिशा में जाते 2 लोगों को पार करती है, पहले को 8 सेकंड में और दूसरे को 8.4 सेकंड में। यानी जिस दिशा में ट्रेन जा रही उसी दिशा में ये लोग जा रहे थे। हमसे कहा कि पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था और दूसरा 6 किलोमीटर की स्पीड से। तो हमसे पूछा ट्रेन की गति क्या थी। चलिए देखते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पर हम देखें जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो चाल घट जाती है। तो अगर हम ट्रेन की चाल मान लें x, तो x में से 4.5 घटा देंगे, और दूरी तो जो भी होगी हम बराबर ही लेंगे। यहाँ डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। टाइम हमें दिया है 8 सेकंड, और दूसरे का हमें दिया है x - 6 d 8.4 सेकेंड।
अब यहाँ पे जो स्पीड है हमारी और हमारी जो डिस्टेंस है वो दोनों में ही बराबर है, क्योंकि व्यक्ति को पार करने पर ट्रेन ने अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी चली। तो इसको हम कर देते हैं बराबर दोनों को। तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 8x माइनस 4.5 और यहाँ से d बराबर आएगा x माइनस 6 8.4। चलिए लगते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 8 चौके 32 और 4 36 और यहाँ 8.4x माइनस ये हो जाएगा 6 चौके 24 4 2 6 अट्ठे 48 और 2 50 यानी 50.6। अब इधर ले आएंगे इसे 0.4x बराबर माइनस 36 प्लस 50.4। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 50.4 में से घटाएंगे तो 14.4 बटे 0.4। तो 4 तिया 12 और 2 यहाँ 4 छक्के 24, यानी ट्रेन की जो स्पीड थी वो कितनी थी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एलसीएम हमसे पूछा है इसमें। तो 45 का अगर हम देखें तो ये होता है 3 स्क्वायर बटे गुणा 5 9 पंजे 45। 25 होता है 5 का स्क्वायर और 35 होता है 5 गुणा 7। तो एलसीएम हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7, यानी 9 पंजे 45 सत्ते 1575 सॉरी 25 निम्मे 225 गुणा 7 1575। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे कहा कि इनमें से कौन सा एक कंपोजिट नंबर नहीं है। तो हम जानते हैं ये 9 सत्ते 63 होता है। अच्छा, इनमें से हमसे पूछा इनमें से कौन सा एक कंपोजिट है, तो यही एक कंपोजिट है, बाकी सब ये प्राइम नंबर हैं। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा है कि ए और बी की करेंट एज का जो सम है वो 77 है। फिर हमसे कहा है कि 7 साल पहले ए जो है ये बी की उम्र का 2.5 गुना इसकी उम्र थी। तो चलिए हम देखते हैं, हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि तो इसमें हमसे कहा है कि ए प्लस बी की एज का जो योग है वो 77 है और 7 साल पहले ए बी की उम्र का 2.5 गुना था। तो अगर हम मान लें ए की उम्र 7 साल पहले ए ही थी तो ये -7, तो बी की भी -7 हो जाएगी और ये 2.5 गुना। अब देखते हैं ऐसा a माइनस 7 2.5 बी माइनस 17.5। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस 2.5 बी इज इक्वल टू ये इधर जाके प्लस का होगा तो -10.5। तो ये हमारा आ गया और ये हमें दिया ये a प्लस बी इज इक्वल टू 77। तो a ये माइनस का हो गया, यहाँ से ये कटा, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 3.5 b और ये हो जाएगा हमारा -87.5। यहाँ से ये भी हट जाएगा। अब देखते हैं b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी। 5 से काटते हैं, 5 से 7 बार ये 5 एकम 5 3 5 सत्ते 35 और 2 पचम 25, फिर 7 दूनी 14 7 पंजे 35, यानी बी की उम्र भी 25 है। हमसे पूछा है ए की करेंट एज, तो यहाँ से 25 तो ये हो जाएगी 52 ईयर्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें ये सीरीज पूरी करनी है, ये रीजनिंग का आ गया। चलिए देखते हैं इसको। ये -5 है, यहाँ ये -5 फिर से -5 तो यहाँ आ जाएगा 16। ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे पूछा है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1 1 2 3 6 का और ये 36। तो यहाँ से पेयर बनाते हैं पीछे से, ये रह गया 1, तो 1 का 1 बार जाएगा, यहाँ हो जाता है ये 2, यहाँ 0, उसके बाद उतारते हम 12। लेकिन 2 में अगर हम 1 0 भी जोड़ेंगे तो अभी इसमें नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ एक शून्य बढ़ाना होगा, यहाँ भी शून्य बढ़ेगा और यहाँ हम पूरा उतार लेंगे। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये कुछ 6 बार जाता दिख रहा है, तो यहाँ भी 6 बार, ये इस तरह से हो जाएगा और ये पूरा हमारा 6 बार चला जाएगा, यानी हमारा जो वर्गमूल आ गया इसका वो आ गया 106। ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई छोटा बिजनेस है जिसमें कुछ एक्सपेंस हैं, वो इस तरह है कि प्रोक्योरमेंट पे 25% होता है, एम्प्लॉय की सैलरी पर 25%,
और 50% इसके मेंटेनेंस वगैरह के लिए। हमसे कहा कर बिजनेस जो है वो टोटल सैलरी पे 2 लाख रुपए एक्सपेंस करते हैं ये लोग। तो हमसे पूछा मेंटेनेंस पे एक्सपेंस कितना होगा। तो जब इसमें दिया है कि 25% होता है एक्सपेंस सैलरी पर, और यहाँ दिया है 2 लाख रुपए, यानी 25% 2 लाख के बराबर है, और 50% मेंटेनेंस पर, तो इसका दोगुना कर दें हम 4 लाख, यानी मेंटेनेंस पर 4 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये एक चार्ट बेस्ड है। इसमें हमसे कहा है फूड चेन कंपनी कंपेयर्स प्रॉफिट परसेंटेज फ्रॉम 2 जोन्स फॉर 5 ईयर्स। यानी कोई फूड की कंपनी है, वो 2 जगहों पर जोन 1 और जोन 2 में अपना जो प्रॉफिट है 5 सालों का प्रॉफिट उसको कंपेयर करके चार्ट बनाया है। और इसमें हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द चार्ट। यानी हमसे कहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस चार्ट को बेहतर प्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखते हैं हम पहले पढ़ के। तो हमसे कहा देयर इज अ स्टेडी डिक्रीज इन द प्रॉफिट ओवर द ईयर्स। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट डिक्रीज नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। दूसरा है फॉर द लास्ट 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स जोन 2 हैज शोन नो इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये बात तो सही लग रही है, क्योंकि अंतिम 3 सालों में यहाँ से यहाँ तक जोन 2 में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो हम बी को कह सकते हैं कि ये सही है। फिर देखते हैं नो इम्प्रूवमेंट इन जोन 1 एंड जोन 2, नो प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट, तो ऐसा भी नहीं है, प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट तो हुआ, ये भी गलत है। अगला है जोन 2 शोज इंक्रीज डिस्ट्रिक्टली कंपेयर टू जोन 1, तो मतलब जोन 2 में एकदम बहुत अच्छा तरह बढ़ा है जोन 1 से, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जोन 2 में तो लास्ट में आके रुक और गया, ये बढ़ा तो है ही नहीं। तो ऑप्शन बी है हमारा सही जवाब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे कहा है कि ए और बी किसी काम को साथ में मिलकर 20 दिन में कर लेते हैं। अगर वो एक साथ काम को शुरू करते हैं और ए को काम ख़त्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के जाना पड़ता है, और फिर हमसे कहा है फिर जो बचा हुआ काम है उसे बी करता है 18 दिनों में। तो हमसे पूछा है कि अगर ए अकेला काम करता तो इसे कितने दिन लगते काम पूरा करने में। चलिए देखते हैं इसको। ए प्लस बी, यानी अब दोनों मिल करते हैं तो 20 दिन लगते हैं। दोनों ने काम शुरू किया, ए ने कितना किया, ए ने 5 दिनों तक किया, सॉरी ए और बी ने काम शुरू किया और 5 दिन पहले बी छोड़ के, सॉरी ए छोड़कर चला गया, और जो बचा हुआ काम था उसे बी ने अकेले 18 दिन में किया। यानी इससे हमें क्या समझ में आता है कि ए और बी जो काम 5 दिन में कर लेते, 5 दिन में, यानी अगर टोटल काम 20 दिन में कर रहे हैं और 5 दिन में कर लेते, कितना हो गया 5/20, यानी 1/4, यानी 1/4 काम जो था वो बी ने अकेले किया है कितने दिनों में, 18 दिनों में। तो पूरा काम ये कितने दिन में करता, पूरा करता 18 चौके 72 दिनों में। हमसे पूछा ए कितने दिन में करता है इस काम को। अभी हम देखते हैं, इधर अलग से कर लेते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 20 दिन में, बी करता है 72 दिन में। देखते हैं एलसीएम इनका। एलसीएम यहाँ से आएगा 360, तो ये हो गया 18 और ये हो गया यहाँ से 5। तो बी की एफिशिएंसी 5 है और इनकी कितनी है 18। तो यहाँ से एक ही एफिशिएंसी निकल के आती है, वो आती है कितनी 13, क्योंकि इन दोनों की 18 है, बी की 5 है। 13 की एफिशिएंसी से टोटल काम कितने दिन में करता, 360/13। तो 13 से 2 बार, 13 दूनी 26, 10, 13 सत्ते 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, और फिर 9 बचा, फिर 13 6 कुछ करके इस तरह से कुछ आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है, पर हमारी कैलकुलेशन यहाँ तक है, ये सही है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4/5 + 5/12। तो देखते हैं इसको। एलसीएम 60, ये 48 + 25, तो हो गया 73/60। 73/60 को हम ये भी लिख सकते हैं एक सही 13/60। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया सही जवाब। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें हमें दिया है कि 3 पाइप हैं ए, बी और सी, ये किसी टंकी से अटैच हैं, सिस्टम खाली टंकी से। हमसे कहा है कि पहले 2 जो हैं ये 6.6 और 16.6 घंटे में इसको भर देते हैं।
जबकि तीसरा जो है जब टंकी भरी हुई हो तो उसे 9.9 घंटों में खाली कर देता है। फिर हमसे कहा है कि अगर इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए जबकि टंकी जो है 3/5 फुल है यानी 3/5 भरी हुई है, तो कितने घंटों में ये टंकी को फिल कर देंगे। चलिए देखते हैं। ए हमारा भरता है 6.6 में, बी भरता है 16.5 में और सी भरता है 9.9 में। तो इनका ज़रा एलसीएम हम ले लें, ये कितना हो जाएगा। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 990। तो अब यहाँ से ये जाएगा 6 बार, यहाँ से जाएगा 10 बार और यहाँ से जाएगा 15 बार। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर हमसे क्या कहा है कि पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। अब तीनों चलेंगे, 15 और 6 21 ये भरेंगे और 10 खाली करेगा, यानी जो हमारी एफिशिएंसी आती है भरने की वो बनती है 11 हमारी यानी 11 से ये भर देगा। लेकिन हमसे कहा है कि 3/5 पहले से भरा है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे 11/9 यानी 90 घंटे इसे लगेंगे जब ये पूरी खाली होगी। लेकिन 3/5 भरा है, तो 2/5 भरने के लिए यहाँ हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 से 1 और 4, 5 अट्टे 40, 18 दूनी 36, यानी 3.6 घंटे हमें लगेंगे, सॉरी पाइपों को लगेंगे उस टंकी को भरने के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों ये थे हमारे वो क्वेश्चंस जो 22 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में आए थे मैथ्स के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ठीक था कुछ का, तो उम्मीद है आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से बनाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, क्या कमियां थी, क्या हमने अच्छा किया, हमें सब कुछ लिख कर बताइए कमेंट में। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट आई गई है। और ऐसी वीडियो आप मिस ना करें तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटे वाला आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हम आपको जब भी वीडियो अपलोड करें या प्रीमियर पे आए तो आपको तुरंत पता चल जाए और तुरंत देखकर आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो हम फिर से मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।